गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ जाना चाहिए मूर्त आने से ही कि किसका क्वेश्चन है। ये प्याजे का। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। संक्रिय मतलब दिमाग संज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। इतना याद रखना। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञान की। इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। मूर्त है तीसरी अवस्था, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें से असत्य कथन बताना है। तो ये जो लिख रहा है ना, 3 पर्वत सिद्धांत का प्रयोग किया, ये इन्होंने अपनी सेकंड अवस्था में किया था। सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक। एक प्रयोग और पूछा जाता है ए नॉट बी वाला, वो इन्होंने पहली अवस्था में किया था, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किस निम्न में से अधिगम के किस नियम का आधार अभ्यास का नियम है? कौन सा अभ्यास के नियम पे आधारित है बताओ। तो ये आधारित है आपका क्या? देखो, बहु अनुक्रिया। बहु अनुक्रिया मतलब बहुत ज़्यादा अनुक्रियाएं करना। तो यही किस पे आधारित होगा? अभ्यास पे। अभ्यास के नियम को उपयोग या अनुपयोग का नियम कहते हैं। और जो थॉर्नडाइक के जो 3 नियम है ना, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, इनका यूज, इन तीनों का यूज कहाँ किया गया है? प्रयोजना विधि में किया गया है, ठीक है, याद रखना। प्रयोजना विधि में इन तीनों का यूज करते हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का। आंसर है इसका बी। और 5 गौड़ नियम दिए थे, और ये दिए किसके द्वारा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहाँ के? अमेरिका के। यूज किस, प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। ये सब याद रखना, आंसर बी है। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि की विशेषताएं बतानी। अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912। लेके कौन आया था? बर्दीमर। बर्दीमर का सिद्धांत कौन सा? पूर्ति का सिद्धांत। इसमें कोहलर ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे चिंपैंजी पे। नाम था सुल्तान। ये कहाँ थे? टेंडी द्वीप, किनारी शहर। इनकी एक किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एक और था इसमें कोफका, उसने द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद लिखी है, ठीक है। इतना सब याद रखना। अब इसका आहा मूवमेंट भी इसी से रिलेटेड है, और पूर्णाकार भी इसी से रिलेटेड है। अब देखो, इसने कहा है अंतर्दृष्टि पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यही गलत बात है इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो पहला सही है, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ठीक है। चौथा गलत है। चौथा गलत है तो प्रयोग सभी होगा नहीं, ये गलत है, और ये सही है। बाकी पढ़ लेना तुम खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति यदि संख्या दृष्टि से बौद्धिक कार्य कर रहा है, संख्या मतलब मैथ, तो कौन सी क्षमता होनी चाहिए? मैथ कैसा है? मैथ में कहते हैं ना, माना x बराबर ये, माना कर रहे हैं, तो किस में आता है वो आता है अमूर्त में, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, बुद्धि कैसा होता है? बुद्धि होती है बुद्धि में किसका प्रयोग किया जाता है? अभिसारी बुद्धि का, ठीक है। जितने भी आपके ये, जैसे बुद्धि का पहला सिद्धांत किसने दिया था? पहला बुद्धि परीक्षण, उसमें अभिसारी बुद्धि चेक होती है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। इसी को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, याद रखना। सामाजिक के अंदर ही सामवेगिक आती है, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और ये बुद्धि किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का CABD का नियम भी है। बालू सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, सब उसी का है। 3 तरीके के व्यक्तित्व बताएं कल्पना के आधार पर। प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी है थॉर्नडाइक ने। आंसर बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, मनोवत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। मनोलैंगिक में 5 अवस्थाएं बताई हैं। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। इसमें ही फैलिक में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास इसी में होता है। एरोस थानोटोस की बात इन्होंने की। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब इन्हीं की है, ठीक है। इनके शिष्य हैं युंग, ठीक है, एडलर, हॉर्नी, ये याद रखना। कार्ल रोजर्स ने डायरेक्टिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया। कार्ल रोजर्स और कौन? अब्राहम मैस्लो, ये मानवतावादी हैं। और मानवतावाद किसके विरोध में आया था? ये आया था मनोविश्लेषण के विरोध में, याद रखना। वॉटसन ने क्या दिया? व्यवहारवाद सिद्धांत। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। अल्बर्ट नाम का बच्चा था, इनका व्यवहार शब्द दिया है मैकडूगल ने। सब याद रखना, आंसर सी है। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? मैंने ऊपर ही बताया था, समग्र अर्थ होता है। क्या होता है? समग्र, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं? अधिगम का परिणाम कौन सा? परिपक्वता। आदमी नहीं स्कूल जाएगा, नहीं पढ़ेगा ना, तो भी परिपक्व तो होगा ही। ये कैसा? जैविक आधार है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? ये संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है, ज्ञान, याद रखना। आंसर डी है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। तो देखो कौन सी नहीं है? प्रतिपादन नहीं है,
बाकी संलग्न हो गई, अभ्यास करोगे, उसका पुनर्बलन करोगे, और पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर कौन देता है बताओ? पुनर्बलन का सिद्धांत तो हल्का है, पुनर्बलन को यूज सबसे ज़्यादा स्किनर ने किया है, तो प्रतिपादन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अधिगम करते हो तो जरूरी थोड़ा है कि आप कुछ बना के ही दोगे, व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाएगा, वो भी आपका अधिगम। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सब आए हुए क्वेश्चन कराया करूँगा मैं, जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, फालतू नए क्वेश्चन नहीं लाएंगे। अच्छा अधिगम निर्भर किस पर करता है? शिक्षक, सक्रिय रुचि, इन तीनों पर करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो देखो जीवन भर ना गतिक विकास होता रहता है, ज्ञान का गतिक विकास होता रहता है। अब देखो बुद्धि के बारे में पूछा जाता है, बुद्धि का क्षैतिक विकास तो मतलब वर्टिकल चलता रहता है डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल रुक जाता है, ठीक है, याद रखना है ये भी। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम के निर्मित कारण का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताओ? तो देखो अधिगम तात्कालिक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अब देखो तुम लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को भी पता है कि एक एक चीज़ याद करने में कितना टाइम लगता है, एक एक चीज़ का निर्माण करने में कितना टाइम लगता है। तो अधिगम ऐसा नहीं है कि अभी कोई 2 मिनट में मैगी तैयार हो गई। ये सोना बाबू को खिलाने के लिए मैगी नहीं बना रहे हो कि 2 मिनट में तैयार हो जाए, ये पेपर देना है इसका, या जो भी निर्मित करना है ना कोई भी अधिगम, तो उसमें टाइम लगता है, तत्काल नहीं होता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है। कौन सा अवरोधक नहीं है प्रभावशाली अधिगम का? तो देखो अभाव नेगेटिव आ रहा है, और देखो उद्देश्यहीनता नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों तो वैसे ही काट दोगे तुम। अब देखो विकास, आप अभी देखो 10 साल के हो, फिर 18 साल के हो, 18 साल के हो गए तो आप और अच्छा अधिगम कर पाओगे। मतलब देखो बचपन में आपको कोई चीज़ सीखने में दिक्कत होती थी, मगर अब बड़े हो गए हो तो आसानी से सीख जाते हो, ठीक है। अब आपको चीज़ें विकास होने पे कोई विकास आपका ना क्या होता है, हेल्पफुल होता है, मतलब पॉजिटिव वे में लिया जाता है विकास पढ़ाई के मामले में, ठीक है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सी। कौन सा अवरोध नहीं है? विकास अवरोध नहीं है। और विकास किसका परिणाम है? हमारा हेरिडिट छोड़ो, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये याद रखना, ये बताने चाह रहा था, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास, वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं है बताओ? कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? अवृद्धि। अच्छा देखो मैं समझाता हूँ, संज्ञान के लिए आपको अधिगम करना पड़ता है, निपुणता के लिए करना पड़ता है अवृद्धि के लिए। अगर आप कोई चीज़ कल्पना करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ सोचना चाहते हो, जैसे बचपन मतलब जो पहले पुराने ज़माने में लोग पढ़ते नहीं थे तो क्या वो कल्पना नहीं करते थे? कल्पना तो वो तभी भी करते थे। तो ये अधिगम का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग किसे कहते हैं? राजमार्ग किसने बताया? अभिप्रेरणा। किसने बताया? स्किनर ने बताया। किसने बताया? स्किनर ने। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी है, याद रखना। स्किनर ने क्या दिया? आर्य सिद्धांत दिया है। चेनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इसी के। प्रोग्राम लर्निंग इसी का है, ठीक है। और इन्होंने क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और साखी किसने दिया? क्राउडर ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है, याद रखना। देखो संवेदना की बात कौन करता है? ब्रिजेश कहता है जन्म के समय बच्चे में केवल क्या होती है? संवेदना, ये याद रखना। ब्रिजेश किससे रिलेटेड है? संवेग से। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? तो देखो याद करने का तरीका, मतलब भूल जाते हो ना, तो तरीका बताऊँ कैसे निकालोगे। आखिरी में तो उत्तेजना में कमी आएगी, तो चारों में दे रखा है। उत्तेजना में कमी से पहले आपको उपलब्धि होनी चाहिए, तो उपलब्धि यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है। किस किस में है? देखो इसमें तो दे रखा उत्तेजना उपलब्धि, इसलिए काट दो, ठीक है। अब इसमें व्यवहार दे रखा, ये काट दो। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, ये और ये दो बचे ना, तो प्रेरणा पहले नहीं आती, पहले आती है आवश्यकता। आंसर हो जाएगा डी, ऐसे निकाल सकते हो। नीड, ड्राइव, अरोजल, इस तरीके से चलता है ये। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर किसने की? देखो दो तरीके की बताइए। एक तो होता है, चलो छोड़ो, इतना ही याद रखो, जन्मजात के आधार पर बताइए। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया है? क्रोध पे, ठीक है, ये याद रखना। मैकडूगल की किताब है कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना। एक है कौन सी? डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है? ड्रेवर की है। किसकी है? ड्रेवर की। एक है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है? बुंट की है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या होती है? भूख आपकी ड्राइव होती है, ड्राइव को कहते हैं अंतर्लोक। और भोजन क्या होता है? आपकी आवश्यकता होता है, भोजन के इसमें आएगा आवश्यकता में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जैविक आधार नहीं है? देखो भूख, प्यास, काम का मतलब है यहाँ पे सेक्स, पैसा काम नहीं है जो घर पर करते हो। संबंध, ये आपका जैविकी नहीं है, ये आपका सोशल है,
संबंध कैसे होते हैं? सोशल। आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें से सभी मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित सिर्फ एक को छोड़े। मैस्लो ने 2 प्रकार की आवश्यकता बताई थी, एक बताई थी जन्मजात, एक बताई थी अर्जित। ठीक है, याद रखना। और एक है प्राकृतिक, एक है कौन सी, छोड़ो वो वाली छोड़ दो, जन्मजात अर्जित, इतना याद रख लो। तो इन्होंने आध्यात्मिक की बात नहीं करी है। इन्होंने 5 तरीके की आवश्यकताएं बताई मैस्लो ने। कौन कौन सी बताई? शरीर की मांग, सुरक्षा, समाज, सम्मान, और आखिरी में बताई थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। याद रखना, 2 इन्होंने सबसे ऊंची मांग बताई है, 3 को नीचा, मतलब 3 सबके लिए बताई है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी सबके लिए, और 2 केवल सबसे उच्च स्तर की मांग बताई है। ठीक है, आंसर इसका क्या है? ए। नेक्स्ट, देखो उपलब्धि और प्रेरणा, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इसका दिया है मैक्लीलैंड ने दिया है। ठीक है, याद रखना। अब देखो युंग के बारे में बता दूं, ये फ्राइड का शिष्य है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया था। ठीक है, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया था इन्होंने। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया था साइकोलॉजिकल टाइप्स, इनकी किताब है। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था जिसमें 100 शब्द थे, ये भी याद रखना। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ये किताब इन्हीं की है। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात क्या होती है? आपको भूख लगती है, जन्मजात क्या लगता है? भूख। नेक्स्ट, ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी कौन हैं जिन्होंने किसकी आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर? तो ये कार्ल रोजर्स और मैस्लो। यही क्या है? ये न्यू स्कूल है, सबसे न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है? मानवतावाद। किसके विरोध में आया था? फ्राइड के विरोध में आया था, ये याद रखना। ठीक है, ऑलपोर्ट और कैटल ने क्या दिया बताओ? सील गुण दिया है। कैसे सिद्धांत दिए? सील गुण सिद्धांत। ठीक है, ये सब याद रखना, और बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट, प्रेरणा पुनर्बलन ह्रास का सिद्धांत। देखो पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? हल का है। और पुनर्बलन को यूज किसने किया है? वो किया है स्किनर ने, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है ABC 15, 12, 15 और 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो इनके बीच में राशि कैसे वितरित की जाएगी ये बताना है। तो देखो डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, अगर 15, 12, 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। 12 से कितनी बार कटेगा? 60, 5 बार। 15 से 4 बार, 30 से 2 बार, तो 5, 4, 3, ऐसे डायरेक्ट निकालो। लिख के इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। 6 अंकों की संख्या है, 5, x, 2, y, z, 7, 11, 13 से विभाजित है। तो इससे कभी संख्या विभाजित होती है ना, तो वो संख्या होती है ABC, रिपीट होती है 6 अंकों की संख्या। ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये C है, फिर ये होगा BC। ठीक, तो यहाँ पे B पे 6 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, यहाँ पे C पे 2 आ रहा है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। A पे 5 आ रहा है, तो Y की वैल्यू हो जाएगी 5। x माइनस वाई प्लस 3z बताना है। तो x की वैल्यू कितनी मानी है मैंने? x की वैल्यू मानी है कौन सी बताओ? देखो z की वैल्यू तो 2 मानी है, y की वैल्यू मैंने मानी है ये, और x की वैल्यू मानी है क्या? दोबारा बताता हूँ, कन्फ्यूज हो गया मैं। ABC ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब इसमें 5x बाई 5x 2 बाई 6z। ठीक है, x माइनस बाई प्लस 3z बताना है। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? x की वैल्यू हो जाएगी b दे रखा है 6, तो यहाँ आ गया 6, माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू देनी है a वाली, तो a वाली हो जाएगी 5 प्लस 3 इंटू z क्या दे रखा है? c की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2, तो 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो कितना बच गया? 7। आंसर क्या हो जाएगा? C। इस तरीके से निकालना। दोबारा पूछ लेना कमेंट बॉक्स में अगर समझ में दिक्कत आई हो तो। 4, 5, 8, 10, 12 इनसे विभाज्य बतानी संख्या। तो देखो 150 तो 4 आखिरी के 2 संख्या में विभाजित होगी, तो 4 से कटेगी, तो 50 में तो कटेगी नहीं, तो ये तो काट दो। ठीक है, अब देखो 180, 240, 120। अब देखो या तो आप इनका क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे ना तो सबसे छोटी संख्या आएगी 120। 120 में इन सबसे भाग चला जाएगा तो 240 में, मगर छोटी छोटी बतानी है ना, तो आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि 35 से भाग दो इनमें, तो 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, इसमें 35 से भाग दो। अब इसका गुणांक करने लग जाना। 35 से भाग दोगे ना तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6। 8 6 48, 3 दूनी 6, 6 गुणा 48। अब 35 का 48 में दो तो 13 बच जाएगा, 13 गुणा 6, 13 6 78, 35 दूनी 70, बच कितना गया? 8। इस तरीके से निकाला करो। नेक्स्ट,
अब देखो साइन 3x बराबर ये दे रखा है, कभी भी बराबर दे रखे हो ना साइन और कॉस तो डायरेक्ट लिख देना 3x प्लस 3x माइनस 45 बराबर 90, इस तरीके से लिख देना। 3 और 3 6x बराबर 90 और 45 कितने हो गए 135। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, बच गया कितना 15, 6 दूनी 12 तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 22.5, आंसर हो जाएगा सी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि बताने का तरीका कैसा लगा। मैथ में कुछ 2-4 क्वेश्चन नए सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, बाकी साइकोलॉजी कैसे समझ में आ रही है या कोई दिक्कत आ रही हो तो वो सब बताना आप कमेंट बॉक्स में। समझ में ना आए हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।